हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। एंड नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 1 फॉर डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स फॉर इंटरमीडिएट लेवल विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द 2021 एग्जामिनेशन। सो अमेंडमेंट्स जो इस बार हुए हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन होना कंपलसरी है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस आपको पूछेंगे ही, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द अमेंडमेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो टैक्स रेट्स में अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो गवर्नमेंट ने इस बार फाइनेंस एक्ट 2020 जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, उसके अंदर अमेंडमेंट ये हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम एप्लीकेबल कर दिया है फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। सो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे कोई इंडिविजुअल का क्वेश्चन आपको दिया होगा तो आपको ऑप्शनल एक स्कीम गवर्नमेंट ने इस बार इंट्रोड्यूस की है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको तो उन्होंने रखा ही है, बट एक नया सिस्टम उन्होंने ऑप्शनल बेसिस पे दिया हुआ है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल बेसिस पे दिया हुआ है कि अगर इंडिविजुअल चाहते हैं तो सेक्शन एक जो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 115BAC, जिसके अंदर वो अपना टैक्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस मतलब आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो बेनिफिट्स आप क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, वो बेनिफिट्स सरकार देना बंद कर देगी, ठीक है। तो उसको डिटेल में हम देखेंगे, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस हैं उसके साथ हम देखेंगे। बाद में उन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस में भी अमेंडमेंट किया हुआ है, पर रेसिडेंशियल स्टेटस में जो अमेंडमेंट किया है वो थोड़ा टेक्निकल भी है, ठीक है। सो उसको भी हम देखेंगे। टीडीएस में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं इस बार, ठीक है। टीडीएस का जो रेट है वो कुछ केसेस के अंदर टीडीएस का रेट 75% ऑफ रेट कर दिया है। मतलब जहाँ टीडीएस का रेट 10% है, तो उन्होंने कोविड की वजह से जो टीडीएस का रेट है वो 75% तक कर दिया है। मतलब 75% वो रेट नहीं है, जो रेट था उसका 75%, मतलब 10% का 75, मतलब इफेक्टिवली 7.5%। तो जो भी रेट आपको टीडीएस का दे रखा है उसका 75% गवर्नमेंट ने कर दिया। मतलब 3/4 ऑफ द रेट अभी टीडीएस क्या होता है, डिडक्ट होता है। उसमें भी एक डेट है, ओके, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि ये एग्ज़ाम में वो लोग आपको पूछेंगे ही और पूछेंगे ही, ठीक है। सो वो आप अपने दिमाग में एक बार सेट कर लेना और उसको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अमेंडमेंट्स के साथ। इनिशियली डिस्कस करते हैं कि टैक्स रेट्स में क्या अमेंडमेंट हुए, देन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अमेंड हुई हैं। सो जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो सेम टू सेम है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम आपके लिए ला दिया गया है, ठीक है। सो देखते हैं उसको आज के सेशन में। सो इसमें दिया हुआ है अमेंडमेंट्स, उसमें पहला दिया हुआ है रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए उसके अंदर दोस्तों, सो पहला आपको दिया हुआ है इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और जिनके लिए स्लैब एप्लीकेबल होता है, तो स्लैब में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको भी पता है 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा, एंड अबाउ 10 लाख होगा तो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो सुपर सीनियर सिटीजन हम फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, जिसका एज 80 ईयर्स से क्या है, ज़्यादा। बट जिसका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इन दैट केस जो स्लैब का लिमिट है अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा फ्रेंड्स। 3 लाख से 5 लाख 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख 20% लगेगा, एंड अबाव क्या होगा, अबाव 10 लैक्स कितना लगेगा, 30%, जो एज यूजुअल रेट है वही लगेगा, ओके। सो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब जिनका एज 60 ईयर से कम है, तो जिनका एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में 250 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 टू 5 लाख 5% है, 5 से 10 लाख तक कितना है, 20, एंड अबाउ 10 लाख 30%। तो जो रेट आपको पता है, आपने जो क्वेश्चंस अभी तक किए होंगे वो उसी रेट के मुताबिक किए होंगे, ठीक है दोस्तों। सो उसमें कोई चेंज उन्होंने किया नहीं है, ओके। सो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल, ओके, मतलब जो 60 ईयर्स से उनका एज कम है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो जैसा फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता है कि रिबेट 87A, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बट सिर्फ आपके रेफरेंस पर्पस के लिए दिया हुआ है।
कि कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल होता है, अगर उसकी इनकम मतलब नेट इनकम आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ऑल 5 हेड्स, क्लबिंग की इफेक्ट देने के बाद, सेट ऑफ लेने के बाद, डिडक्शंस क्लेम करने के बाद, जो भी आपका इनकम आता है नेट इनकम, अगर वो 5 लाख रुपए से कम होता है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? तो जितना आपका टैक्स होगा वो अमाउंट और 12,500, ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो अगर आपका इनकम नेट इनकम 5 लाख से कम है तो इफेक्टिवली आपको कोई टैक्स पे करना नहीं है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी इनकम के अंदर कैपिटल गेन इनकम वो सब कुछ नहीं है, सारे की सारी इनकम नॉर्मल इनकम है जिस पे स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा। तो फिर उस केस में 5 लाख रुपीज़ तक तो आपको ऐसे भी कोई टैक्स पे करना नहीं है अगर आपकी नेट इनकम है तो 5 लाख से कम। ओके, सो ये दिया हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो टोटल इनकम ऑफ असेसी डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, तो वो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वांटम ऑफ रिबेट, कितना रिबेट मिलेगा, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव और ₹12,500 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे। सरचार्ज ऑन टैक्स, तो अभी सरचार्ज के रेट में अमेंडमेंट लास्ट ईयर हुआ था बट फिर भी यहाँ पे दे रखा है, लेकिन एक अमेंडमेंट जो हुआ है वो बहुत ही ऐसे हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको ध्यान रखना है। सो सरचार्ज कितना लगेगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, सो सरचार्ज में देखिएगा अगर टोटल इनकम यहाँ पे दे रखा है, टोटल इनकम अगर आपका 50 लाख रुपए से कम होता है तो सरचार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, नील। बट अगर आपका इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होता है बट 1 करोड़ से कम होगा तो 10% आपको सरचार्ज पे करना है, ऑफ इनकम या टैक्स, तो ऑफ टैक्स, ठीक है। टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से कम है तो 15% ऑफ टैक्स आपको सरचार्ज पे करना है। टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो आपको कितना है, तो 25% टैक्स पे करना है, ठीक है। मतलब ऑफ 25% ऑफ टैक्स आपको सरचार्ज पे करना। बट अगर आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुई तो 37% ऑफ टैक्स आपको क्या पे करना है, सरचार्ज पे करना है। तो जितना इनकम ज़्यादा होगा उतना आपको सरचार्ज क्या करना है, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम माना जाता है, डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव, मतलब जितना ज़्यादा पैसा आप अर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपको पता था। अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट ये वाला हुआ है, ठीक है। सो सब लोग समझिएगा दोस्तों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउ। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके टोटल इनकम के अंदर, अगर आपका जो भी टोटल इनकम होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर ये 3 इनकम होती है, कौन सी 3 इनकम, तो अगर आपको डिविडेंड इनकम होता है, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, सेक्शन कौन सा 112A वाला, तो सेक्शन 112A वाले में दोस्तों कौन सी इनकम होती है, तो लिस्टेड शेयर्स की अगर आपको इनकम होती है, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड, मतलब म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में पैसा लगाते हैं, तो अगर आपको लिस्टेड शेयर्स में से इनकम होती है, या फिर एसटीसीजी कौन सा वाला दोस्तों, तो सेक्शन 111A वाला, ठीक है, अगर उसके अंदर आपको, ये भी लिस्टेड शेयर्स की ही बात करता है, लेकिन ये कौन से लिस्टेड शेयर्स की बात करता है, तो ये शॉर्ट टर्म है और ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और ये हमने किसका बताया, तो ये डिविडेंड इनकम का है। तो अगर आपके टोटल इनकम के अंदर ये 3 इनकम इंक्लूड है, ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम सरचार्ज का रेट जो होगा, क्या, मैक्सिमम सरचार्ज का रेट जो होगा वो 15% मैक्सिमम रहेगा। कितना परसेंटेज रहेगा दोस्तों, 15% मैक्सिमम सरचार्ज का रेट रहेगा। मतलब अगर आपका सरचार्ज का रेट 37% है, ठीक है, बट उस केस में जो बाकी की इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स होगा उस पर 37 लगेगा, बट इसके ऊपर कितना लगेगा, तो इन तीनों के ऊपर मैक्सिमम कितना लगेगा, 15%, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सो मतलब एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, और फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्यों ऐसा। से फॉर द एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उनकी टोटल इनकम जो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उनकी जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम उनकी है 6 करोड़ 47 लाख, ठीक है। तो ये 6 करोड़ 47 लाख है। उसके अंदर डिविडेंड इनकम हुआ है
ठीक है। सो डिविडेंड इनकम हुआ है मान लीजिए 22 लाख रुपए। ओके, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, कौन सा सेक्शन है 112A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ठीक है। ये कितना इनकम है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 80 लाख रुपए, ठीक है। ये इतना आपको इनकम का बाइफर्केशन दे रखा है। और बाकी की जो इनकम है वो बाकी की इनकम कौन सी इनकम है, तो ये जो बाकी का इनकम है ये बैलेंस इनकम बचा जो, ठीक है, मतलब अदर देन दिस 3, ठीक है। तो वो कितना, सो इन तीनों का हम टोटल करते हैं, जो आएगा 22 लैक्स, मतलब टोटल आप करोगे तो वो आएगा 2 करोड़ 2 लैक्स। तो 6 करोड़ 47 लाख में से हम माइनस करेंगे 2 करोड़ 2 लैक्स। ओके, सो आपका बैलेंस इनकम जो इनकम बचेगा 4 करोड़ 45 लैक्स होगा, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली तो याद रखना ही है, बट फॉर्मूला भी याद रखना है। तो अगर जो सरचार्ज का रेट है वो सरचार्ज का रेट हमें कितना लेना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपका नेट इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा तो सरचार्ज का रेट 10% रहेगा ना, ठीक है। सो आपको क्या चेक करना है, अगर आपका जो भी टोटल इनकम होता है, ध्यान से समझना, टोटल इनकम रहने के बाद, मतलब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसमें से आपको ये 3 इनकम माइनस कर देनी है, जिसके ऊपर उन्होंने सरचार्ज का रेट बता रखा है कि मैक्सिमम 15% हो सकता है। पहला डिविडेंड इनकम, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, ठीक है। इन तीनों इनकम को माइनस करने के बाद अगर आपका जो भी इनकम है अदर देन दिस 3 इनकम, ठीक है, अप टू 2 करोड़ तक रहता है तो सरचार्ज का रेट आपको 15% लेना है। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है बट लेस देन 5 करोड़ है तो आपको सरचार्ज का रेट लेना है 25। बट अगर इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में सरचार्ज का रेट आपको कितना लेना है, तो वो आपको लेना है 37%, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इसके ऊपर तो सरचार्ज क्या रहेगा, तो इसके ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम 15% रहेगा। तो अगर मान लो कि 10% आ रहा है तो 10% लेना है, अदरवाइज मैक्सिमम कितना लेना है 15। तो 15 आपको कब लेना है, जब 37 आता है 25 आता है तब लेना है। बट मान लो कि आपकी टोटल इनकम ही 1 करोड़ है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, देन डिविडेंड इनकम भी दे रखा है दोस्तों आपको, तो फिर उसके में सरचार्ज का रेट तो 10% ही रहेगा ना। मान लो कि एसएससी की इनकम ही 64,70,000 64,70,000 इंक्लूडिंग दिस ऑल इनकम। मान लो कि ये सारी इनकम को मैं 10% कर देता हूँ, तो इसको 64,70 करूँ तो इसको 2,20,000 कर दूँ, इसको 10 लाख कर दूँ, इसको 8 लाख कर दूँ, तो फिर उस केस में सरचार्ज का रेट कितना आएगा 10%। फिर जितना कम आएगा उतना हम लेंगे ना, ज़्यादा आ रहा होगा तो उस पर हम कितना लेंगे, तो 15% लेंगे। लेकिन है ना, अभी कुछ कुछ जगह पे कैलकुलेशन कुछ लोगों ने रॉन्ग किए हुए हैं, ठीक है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से सही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो अभी इसके अंदर ही हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, समझ में आ गया, ठीक है। और आप अपने पास एक नोटबुक रखिएगा, जो जो मैं बताते जाता हूँ वो आप लिखते रहिएगा, ठीक है। और अगर ये फाइल आपको चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। अभी देखिएगा, नाउ ध्यान से देखना सब लोग। अभी होगा क्या दोस्तों, हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं उनका, ठीक है। तो उनकी टोटल इनकम है कितनी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ठीक है। इन द फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है, तो जो पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था दोस्तों, एक टाइम पे क्या लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था। अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो इसमें होता था क्या फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, एक सेक्शन हुआ करता था, ठीक है। मैं आपको पूरा बता दूंगा ये सब कुछ, ठीक है। तो आगे अमेंडमेंट्स इसके आएंगे तो उस टाइम पे भी हम देखेंगे। तो सेक्शन 115O हुआ करता था, ठीक है, बिफोर FA 2020, ठीक है। उसमें ऐसा था कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, किसको डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। तो वो जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको टैक्स क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है, ठीक है। और वो टैक्स क्या कर देना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देना है।
सो इससे होता था क्या कि अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर होगा उसके हाथ में इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ही एबॉलिश कर दिया। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश कर दिया तो उसकी वजह से ये एग्जेम्पशन जो दे रखा था वो भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। मतलब अभी कोई एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं। मतलब अभी जो डिविडेंड है ये डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर के हाथ में ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में ही क्या होगा, टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन कौन से रेट से टैक्सेबल होगा, तो जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है या स्लैब रेट या जो भी नॉर्मल रेट है, मान लो कि इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेगा, कंपनी होगा तो कितना लगेगा, 30% लगेगा। तो जो रेट नॉर्मल व्यक्ति को एप्लीकेबल है वही हम उसको एप्लीकेबल करवा देंगे। नॉर्मल मतलब ये मैंने कंपनी का बताया, या तो जो भी रेट कंपनी ने अडोप्ट किया है, क्योंकि कंपनी के अंदर भी रेट 22% है, कुछ कंपनी में 15% बेसिक रेट है। ओके, सो जो भी रेट शेयर होल्डर को एप्लीकेबल होगा वही हम क्या करेंगे दोस्तों, कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। सो ये उन्होंने विड्रॉ कर दिया, तो अभी जो डिविडेंड रिसीव होता है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम हम किसका बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम सरचार्ज का रेट जो होगा वो मैक्सिमम कितना रहेगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो उनका टोटल इनकम कितना है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये हमने कैलकुलेट किया है, 6,47,000 उनका टोटल इनकम है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा 6,47,000 उनका टोटल इनकम है, उसमें से हमें दो पार्ट करने हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल रेट पे कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही है और कौन सी इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल रेट पे और स्पेशल रेट पे दो इनकम है आपको दे रखी है, 111, एक 112A वाली है और एक 111A वाली है, ठीक है। तो 112A वाली कितनी इनकम है, तो 112A वाली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये रहा। तो 112A की आपको दे रखी है 1 करोड़, ठीक है। और 111A वाली दे रखी है आपको 80 lakhs, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ 1 करोड़, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 111A वाला 80 lakhs। रेट आप सब लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, 112A के अंदर कितना लगता है, सॉरी 112A के अंदर आपको 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता 112A में। तो 99 लाख रुपीज़ पे आपको 10% देना है, तो कितना होगा, 9,90,000। और यहाँ पे कितना लगेगा दोस्तों, यहाँ पे लगेगा 15% टैक्स शॉर्ट टर्म के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 12 लाख रुपए, ठीक है। 80 लाख का 15% आप करोगे तो, ठीक है। सो ये आपका टैक्स हो गया कितना, तो ये हो गया 9,90,000 प्लस 12 लैक्स, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 21,90,000। एग्ज़ाम में आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। सो ये 21,90,000 रुपीज़ आपका टैक्स हुआ कौन सी इनकम पे, स्पेशल रेट वाली इनकम पे। अभी हम नॉर्मल रेट वाले पे निकालते हैं। तो नॉर्मल रेट में वो कौन सी इनकम, तो जो नॉर्मल इनकम है वो प्लस डिविडेंड इनकम, क्योंकि उसके ऊपर भी तो आपको टैक्स पे करना है ना, ठीक है। सो अभी आपको डिविडेंड इनकम दे रखी है 22 लाख। तो अभी नॉर्मल इनकम कितनी बची, तो स्पेशल इनकम थी आपकी 1,80,000, ठीक है। ये 1,80,000 था, सॉरी 1 करोड़ 80 lakhs था। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6 करोड़ 47 lakhs माइनस 1 करोड़ कितना करेंगे हम, 20 lakhs, ओके। सो 647 माइनस 1 करोड़ 20 lakhs, सो ये हो गया 5 करोड़ 27 lakhs, ओके। तो ये नॉर्मल रेट से जाएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कौन से रेट से जाएगा, नॉर्मल रेट से। सो देखिएगा सब लोग यहाँ पे नाउ, अभी यहाँ पे हम स्लैब से कैलकुलेशन करेंगे। तो स्लैब से कैसे होगा, तो अप टू 2,50,000 तक, अप टू 2,50,000 तक क्या टैक्स रेट लगेगा आपका, तो टैक्स रेट 0% है, आपको भी पता है। फिर 2,50,000 से कितना, तो 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक कितना टैक्स है, 5%, तो ये हो गया 12,500। देन 5 लाख से कहाँ तक, 5 लाख से 10 lakhs तक कितना परसेंट करना है, 20%, मतलब ये हो गया फ्रेंड्स 1 lakhs। एंड अबव उससे ज़्यादा,
सो अबव 10 लैक्स, तो अबव 10 लैक्स कितना इनकम है आपका, तो वो है 5 करोड़ 17 लैक्स। उसका हम कितना परसेंट करेंगे, 30%। ठीक है, तो 5 करोड़ 17 लैक्स का 30%, ये हो जाएगा 1 करोड़ 55 लैख 10,000। ठीक है, प्लस 1,12,500 ऊपर का टोटल। सो ये टैक्स हो गया 1 करोड़ 56 लैख 22,500। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, टैक्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सो इसके ऊपर सरचार्ज लगाना है, इसके ऊपर भी सरचार्ज लगाना है, बट सरचार्ज लगेगा कैसे, वो ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा अमेंडमेंट है। ठीक है, सो अभी ध्यान देना है। अभी ये जो टैक्स है दोस्तों, ये वाला जो टैक्स है, ध्यान से सुनना, इस टैक्स के अंदर, ये वाले टैक्स के अंदर हमें डिविडेंड का कितना टैक्स है वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, सो अभी एक कैलकुलेशन हमें क्या करना है, सरचार्ज का रेट हमें कितना लगाना है वो मैं बताता हूँ, लेकिन जो डिविडेंड ये टैक्स है उसके अंदर तो डिविडेंड वाली भी इनकम है और अदर इनकम भी है। ठीक है, तो अगर डिविडेंड इनकम वाली जो इनकम पे कितना टैक्स आया वो मुझे निकालना होगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, एवरेज टैक्स रेट। तो एवरेज टैक्स रेट मतलब जो टैक्स हमने पे किया, मतलब जो कैलकुलेट किया वो, डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट किया, मतलब टोटल इनकम, बट एक्सक्लूडिंग 112A एंड 111A। ठीक है, तो हमने टैक्स कितना पे किया, 1 करोड़ 56 लाख 22,500 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है जिसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये है 5 करोड़ 27 लैक्स। सो हम डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 5 करोड़ 27 लैक्स। तो कितना टैक्स आया इफेक्टिवली, टैक्स रेट आपको मिलेगा, तो आपको टैक्स रेट मिलेगा, ये मिला आपको 29.64% आपको टैक्स मिला। ठीक है, सो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डिविडेंड है 22 लाख रुपए जो डिविडेंड है, ये वाला, ये डिविडेंड, इसके ऊपर कितना टैक्स आपने पे किया होगा, तो ये 29.64% के आसपास। सो अभी इंटरेस्टिंग है, सो ध्यान से समझना। सो ये तो मैंने एवरेज टैक्स रेट निकाला, क्यों, क्योंकि वो जो डिविडेंड वाले टैक्स के ऊपर, डिविडेंड वाले टैक्स के ऊपर सरचार्ज 15% ही लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया कि जो टोटल इनकम है उसमें से डिविडेंड इनकम माइनस करो, LTCG माइनस करो और STCG माइनस करो। ये तीनों इनकम को माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आता है वो जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल होता है वो सरचार्ज का रेट नॉर्मल इनकम पे लगेगा। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, 25% वाली कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो जो आपकी नॉर्मल इनकम थी ये रही, आप देख सकते होंगे, ये आपकी जो नॉर्मल इनकम हो रही है ये आप देख पा रहे हो 4,45,000। तो ये 4,45,000 तो कौन से लिमिट में आ रहा है, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले में आ रहा है ना, तो 2 से 5 करोड़ वाले में आएगा तो हम कौन सा रेट कंसिडर करेंगे, तो वो जो 25% वाला होगा वो हम कंसिडर करेंगे। तो आप क्या, आप ये वाला देखोगे, ये वाला कि 5 करोड़ 27 है सर, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% ले लो, करके आओगे गलत होगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, क्योंकि 5 करोड़ 27 लाख में तो ऐसी भी इनकम है ना जिस पे सरचार्ज 15% लग रहा है, तो उस इनकम को हटा के देखो कि आपका नॉर्मल इनकम कौन से रेंज में आ रहा है। ठीक है, सो अभी फाइनल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पक्का आने वाला है, तो ध्यान दीजिए फाइनल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सो आपका नॉर्मल इनकम कितना है, ठीक है, सो नॉर्मल इनकम है 4 करोड़ 45 लैक्स, अदर देन डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम एंड LTCG इनकम, मतलब अदर देन डिविडेंड इनकम, LTCG प्लस STCG, वो सब कुछ हटाने के बाद तो आपका नॉर्मल इनकम कितना है, 4 करोड़ 45 लैक्स। अभी उस पर टैक्स कितना आया, तो ये हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों, 29.64%। ठीक है, सो आपने भी किया होगा, सो आप एग्जैक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 4 करोड़ 45 लैक्स डिवाइडेड बाय हम 100 करते हैं, तो ये कुछ समथिंग आ रहा है 1 करोड़ 4 करोड़ 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 29.64%, 1 करोड़ 31 लाख 89,800, मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल पे टैक्स रेट आया है।
अभी इसके ऊपर हमें दोस्तों क्या लगाना है, सरचार्ज लगाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम लगा देते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना लगेगा इसके ऊपर, 25% ऑफ टैक्स, ओके। तो इसका हम 25% करते हैं, तो ये हो गया 32,97,450। सो दोनों का टोटल 1,31,89,800। सो ये हो गया 1,64,87,250। ये आपका हो गया टैक्स, इसको मैं मार्क करता हूँ ए। अभी हम जाते हैं, ये हमारा ए हो गया। बी, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम प्लस LTCG, ठीक है, प्लस STCG। तो वो आपकी इनकम कितनी, मतलब उसके ऊपर टैक्स कितना आया। सो देखिएगा सब लोग, डिविडेंड इनकम पे कितना आएगा, तो 22 लाख रुपए था डिविडेंड, उसका हमें 29.64% करना है, ओके। जो एवरेज टैक्स रेट दोस्तों हमने कैलकुलेट किया था, तो 29.64%, तो ये आ गया 65,20,000, 65,20,800, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये तो मैंने सिर्फ डिविडेंड का टैक्स निकाला ना, LTCG एंड STCG उसका मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो LTCG और STCG का कितना है, 21,90,000। सो ये गलत किया है मैंने, ये वाला 65 लाख नहीं आएगा, ये मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये 21 लाख कितना है, 90,000। सो ये है 21,90,000 इन दोनों का टोटल, ठीक है। तो ये आपका आ गया 28,42,080। अभी इसके ऊपर दोस्तों आपको सरचार्ज लगाना है, ठीक है। तो सरचार्ज आपको कितना लगाना है, तो 15% एट मैक्स लगेगा ना। ऐसे कितना लगता अगर ये एक्सेप्शन नहीं किया होता, मैं भी वो भी लॉजिक समझाता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके ऊपर एट मैक्स सरचार्ज कितना लगेगा, तो वो 15% लगेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर हम 15% सरचार्ज लगा देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 4,26,312, ठीक है। सो 32,68,392, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं बी। सो हमारा टोटल टैक्स कितना होगा, सो टोटल टैक्स लायबिलिटी तो वो कितनी होगी, तो टोटल ऑफ ए प्लस बी, तो ए कितना है 1,64,87,250 प्लस 32,68,000 प्लस 32,68,392, ओके। सो 1,64,87,250, सो 1,97,55,642। इसमें हमें 4% क्या ऐड करना है, सेज, ठीक है। तो इसका हमें 4% सेज ऐड करना है, तो ये हो गया 7,90,225, ठीक है। सेज भी तो ऐड करना होता है ना, दोनों का टोटल करना है। तो आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा 2,05,45,867। इसको भी दोस्तों आपको पता है कि टैक्स लायबिलिटी को हमें क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है अंडर सेक्शन 288B। तो इसको राउंड ऑफ कहाँ करेंगे, तो लास्ट डेसिमल देखो 5 से ज़्यादा है ना, तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो 2,05,45,870 ये आपका टैक्स लायबिलिटी होगा। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या था इस कैलकुलेशन के पीछे का लॉजिक, आपकी जो इनकम है ना ये 6,47,00,000, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो डिविडेंड इनकम है, LTCG इनकम है, STCG इनकम है, मतलब जो भी इनकम ये आपको कहाँ से होती है दोस्तों, शेयर मार्केट से होती है। क्यों, क्योंकि होती तो कहाँ से, ये सारी इनकम शेयर मार्केट से होती है। डिविडेंड तो आपको तब मिलेगा ना जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लोगे। LTCG 112A वाला या STCG 111A वाला वो इनकम आपको कब होगी, तो जब आपने कोई शेयर्स परचेज किए होगे, उसको आप बेचोगे, तो उसमें से आपको क्या होगा, इनकम होगा। तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि ये तीन इनकम के ऊपर 15% सरचार्ज का रेट मैक्सिमम रखा। क्यों सर 37% नहीं रखा, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर मान लो मैं 37% का इतना हम ऐसा हायर टैक्स रेट रखते ना, तो जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर
परचेस किया है उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो अभी आप उसको उस मुनाफे को रियलाइज करना चाहते हो, मतलब अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए वो शेयर्स तो आपको बेचने ही पड़ेंगे। तो जब वो शेयर्स आप बेचने गए शेयर मार्केट के अंदर, तो आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज़ का तो गेन हुआ, तो 1 करोड़ रुपीज़ का गेन हुआ जिसपे 1 लाख तक आपको एग्जाम्पशन मिलता है। मान लो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, तो हम 1 करोड़ ही लेके चलते हैं, 1 लाख का एग्जाम्पशन नहीं देते, 1 करोड़ 1 लाख समझते हैं, तो राउंड फिगर 1 करोड़ जितना आपको गेन हुआ उसका 10% आपको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है, तो 10 लाख रुपए आपका टैक्स हुआ। अभी क्या है कि 1 करोड़ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपका साइड एक्टिविटी है, मेन आपका अदर बिजनेस इनकम भी है, तो आपकी जो इनकम है ना वो दोस्तों 5 करोड़ को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इसकी वजह से यहाँ पे ये जो 1 करोड़ रुपए मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस पर 10 लाख पे भी 37% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ सच इनकम मे बी मेरा 37% सरचार्ज लग गया हो, मतलब मान लो कि लाइक मेरी इनकम 4 करोड़ 20 लाख है, कितनी है 4 करोड़ 20 लाख इन दिसंबर 2020, ठीक है, मेरी इनकम इतनी होने वाली है, मतलब ये मेरी इनकम रहने वाली है प्रीवियस ईयर 2021 में, ये मेरी एक्सपेक्टेड इनकम है, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या कि दिसंबर मतलब जनवरी 2021 के अंदर मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े थे, वो शेयर्स को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ध्यान से सुनना, शेयर्स को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। थोड़ा लॉजिक समझिएगा, फिर मैंने आपको तो बता ही दिया कि कैसे करना है एग्जाम के अंदर। तो वो मैंने शेयर्स को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो शेयर्स मैंने ट्रांसफ़र किए ना दोस्तों, तो उसमें से मुझे 1 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई। कितनी इनकम हुई, 1 करोड़ की। तब ये 1 करोड़ रुपीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना, ये आपका एक्सपेक्टेड इनकम था। ये शेयर्स तो आपने भाव एकदम बढ़ गया, मान लो शेयर प्राइस एकदम से बढ़ गया तो आपने बेच दिया, तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। सो ये आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी इनकम हो गई 5 करोड़ 20 लाख। सो नाउ अभी अगर आपकी इनकम इतनी होती तो सरचार्ज 25% लगता, लेकिन आपकी इनकम इतनी हो गई तो इसकी वजह से आपका कितना रेट लगेगा, 37% रेट लगेगा। So just because of the 1 crore rupees inclusion will trigger the extra 12% tax burden in the hands of the taxpayer. So what the assessee will look that कि मुझे तो ये शेयर्स बेचने ही नहीं है, ये मेरे पोर्टफोलियो में भले पड़े रहते हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि शेयर मार्केट में भी क्या बायर सेलर तो होते हैं, तो अगर सेलर अपनी पोजीशन को ऐसे स्क्वायर ऑफ ही नहीं करना चाहता, उसको प्रॉफिट ही ऐसा है कि नहीं मैं बाद में बेचूंगा, बिकॉज अगर मैं अभी स्क्वायर ऑफ करूंगा तो बहुत ज़्यादा मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, अभी हम टैक्स नहीं पे, मतलब अभी हम शेयर्स नहीं बेचते, अगर हम शेयर्स बेचेंगे तो अननेसेसरीली हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। सो दे आर नॉट लुकिंग टू सेल द प्रॉपर्टी, मतलब टू ट्रांसफर द शेयर्स, रादर दे आर होल्डिंग द शेयर्स। वो शेयर्स को क्या करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द शेयर मार्केट ऑल्सो। सो अभी इस केस में गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो एक जेन्यून कंसर्न है फॉर द मार्केट एज वेल एज, इस केस में टैक्स पेयर को भी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड लाइक इनकम जो शेयर मार्केट से होती है, तो उसकी वजह से उसका जो इनकम है वो एक लेवल से ट्रिगर होके सरचार्ज का रेट शिफ्ट हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया कि डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स वाला, अगर ये इनकम आपको हुआ होगा तो इन दैट केस हम मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 15% लगा देंगे। समझ में आ गया। तो अगर मान लो कि आपकी इनकम ऑलरेडी कितना है, उससे कम है, 1 करोड़ से कम है, तो फिर 10% लगेगा, पर उससे ज़्यादा है तो फिर वो जो रेट लगता होगा वो लगाएंगे हम। सो आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना ये वाला, इसको याद रख के चलना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आई गारंटीड, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, समझ में आ गया। सो एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसमें हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट सिर्फ इतना समझेंगे कि आपको सरचार्ज का रेट कितना लगाना है, ठीक है। सो देखिएगा, मैं डिफरेंट केस बताता हूँ, केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फिर आपका नॉर्मल इनकम कितना है, ठीक है, देन आपका डिविडेंड इनकम, ओके, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एंड टोटल इनकम। ओके, सो सबका हम टोटल करेंगे बाद में, और फिर सरचार्ज का रेट कितना लगेगा, ठीक है ना, सरचार्ज रेट कितना लगेगा। ओके, सो देखिएगा सब लोग, आपका नॉर्मल इनकम है 42 लैक्स, ये आपका नॉर्मल इनकम है। डिविडेंड इनकम आपको हुआ है 4 लाख रुपीज़ का। LTCG इनकम आपको हुआ है 16 लैक्स का, ठीक है। STCG इनकम आपको हुआ है 12 लाख का, ठीक है। सो आपको इन सब का टोटल करना है, क्योंकि टोटल तो करना ही पड़ेगा। 42 फ्लोर 4 46 प्लस 16 प्लस 12 दोस्तों, तो 74 लाख रुपीज़ का आपको टोटल इनकम हुआ, ठीक है। तो अभी वैसे भी देखो, अगर हम 74 लाख रुपीज़ सरचार्ज लेके चले, मतलब सॉरी इनकम लेके चले, तो सरचार्ज का रेट 10% ऑन ऑल केसेस, मतलब ऑन ऑल इनकम। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत जब रेट 15% से बढ़ जाता है तब हम 15% देंगे ना, मैक्सिमम रेट 15 है, समझ रहे हो दोस्तों। तो अगर 10% रहा तो आपका तो 10%, अदरवाइज कितना होगा, अगर 15% से ज़्यादा हुआ तो 15%, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपकी इनकम कितनी है, तो यहाँ पे नॉर्मल इनकम है 1 करोड़ 22 लैक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका डिविडेंड इनकम है कितना, तो 6 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 36 लाख रुपीज़, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है 48 लाख रुपीज़ का। सो अभी हम टोटल करेंगे सबका, 1 करोड़ 22 लैक्स प्लस 16 लैक्स प्लस 36 लैक्स प्लस 48 लैक्स। सो ये हो गया 2 करोड़ 22 लाख रुपीज़। तो अभी इस केस में सरचार्ज का रेट कितना लगना चाहिए, 25%। ऐसे देखने जाए, मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन दिया ही नहीं, तो 25% लगना चाहिए ना। बट अभी क्या होगा, तो वही आपको सिखाया कि ये 3 इनकम को माइनस कर दो, मतलब टोटल इनकम में से ये 16 लाख 36 लाख और 48 लाख रुपीज़ माइनस करके देखो। अगर उस केस में इनकम आपकी अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक रहती है, ये देखो ये रहा, ये वाला ये फॉर्मूला मैंने बताया, अप टू 2 करोड़ तक होगा तो 15%, तो ऑब्वियस है 15% से क्या हो रहा है, तो कम ही रहेगा ना, मतलब 2 करोड़ से तो कम ही होगा। तो यहाँ पे सरचार्ज का रेट कितना रहेगा, 15% ऑन ऑल इनकम, सारी इनकम पे 15% लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम, टोटल इनकम कितनी है, 2 करोड़ 22 लैक्स, ठीक है। ये तो आपकी इनकम हुई, बट अगर ये इनकम हुई नहीं होती मार्केट वाली, तो आपकी इनकम तो 1 करोड़ 22 लाख होती ना, ठीक है। तो इसमें से सब कुछ मैं माइनस करूँगा, डिविडेंड प्लस LTCG प्लस STCG, देन इट शुड बी लेस देन 2 करोड़ रुपीज़, ओके। उसके बाद नंबर 3, तो इसमें देखिएगा अभी 4 करोड़ 64 लैक्स उसकी इनकम है, ठीक है, 4 करोड़ 64 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड इनकम हुआ है मान लीजिए 36 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 42 लैक्स, ठीक है, एंड ये वाला इनकम हुआ है 46 लैक्स, ठीक है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे उसका टोटल इनकम कितना होगा, तो उसका टोटल इनकम हुआ दोस्तों 5 करोड़ 88 लैक्स। कितना हुआ, 5 करोड़ 88 लैक्स। तो अभी ये 5 करोड़ 88 लाख पे ऐसे तो 37% कोई भी आँख बंद करके लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये 5 करोड़ 88 में से ये तीनों इनकम को माइनस करेंगे हम, तो ये वाली इनकम आएगी, तो 4 करोड़ 64 है, तो 25% ऑन 4 करोड़ 64 लाख। मैं सिर्फ सरचार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टैक्स ऑन 4 करोड़ 64 लैक्स। आप 25% डायरेक्ट इसका मत कर दीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी के ऊपर कितना लगेगा, 15% सरचार्ज, दैट इज टैक्स ऑन किसके ऊपर, 36 प्लस 42, तो 36 प्लस 42 प्लस 46, तो कितना आएगा ये, तो 1 करोड़ 24 लैक्स। इसके ऊपर जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज कितना लगेगा दोस्तों, तो वो लगेगा 1 करोड़ 24 लैक्स, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो। अभी देखिएगा, आपकी इनकम 8 करोड़ 64 लैक्स है, तो अभी तो आपको ही समझ जाना है कि यहाँ पे तो इनकम ही 5 करोड़ से ज़्यादा थी, तो यहाँ पे सब पे कितना लगेगा, 37%। बाकी कोई भी इनकम यहाँ पे आपको दे रखी हो उसके ऊपर कितना लगाना, 15%। आ गया समझ में।
आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कैलकुलेशन करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, सो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अभी देखो नीचे आपको दिया हुआ है टेबल के नीचे, देखिएगा ध्यान से पढ़ना। वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड, any income chargeable under section 111A, 112A, the surcharge on the amount of income tax computed on that part of the income shall not exceed 15%. In other words, surcharge higher than the 15% is applicable only on tax income other than dividend income covered under section 111A and 112A. ठीक है, तो ये वाले तीनों के अंदर ये वाले डिविडेंड इनकम हो गया, 111A वाला इनकम हो गया एंड 112A वाला इनकम हो गया। इसके ऊपर दोस्तों हमें क्या करना है, जो सरचार्ज का रेट होगा वो मैक्सिमम कितना लगेगा, 15% लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। फिर मार्जिनल रिलीफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मार्जिनल रिलीफ भी आपको मिलेगा अवेलेबल। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो वो एप्लीकेबल है 4%, उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। एन इंडिविजुअल एंड HUF कैन ऑप्ट फॉर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, जिसमें सेक्शन कौन सा है आप अभी से याद रख लीजिएगा, सेक्शन कौन सा है 115BAC। ठीक है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द 115BAC विल बी डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर, उसको हम बाद में देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म पे कितना टैक्स लगता है, तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स कितना लगता है 30%। ठीक है, सो पार्टनरशिप फर्म पे यहाँ पे दे रखा है आपको टैक्स कितना लगेगा 30%। ठीक है, सरचार्ज का रेट इनके ऊपर है 12%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हुई तो आपको 12% क्या पे करना है, सरचार्ज पे करना है। मार्जिनल रिलीफ इसमें भी अवेलेबल होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उस पर कितना परसेंटेज है, 4%। ठीक है दोस्तों, नाउ कंपनी के लिए देखिएगा सब लोग, आप ऐसे लिख दीजिएगा, वो यहाँ पे जिस तरह से लिख रहा हूँ, कंपनी के लिए भी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम तो है ही। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम एंड ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में क्या है, सो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में डोमेस्टिक कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना है, तो 30%। कितना डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट कितना है, 30% टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। फॉरेन कंपनी के ऊपर कितना है, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट जो है 40%। ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, तो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में आप सब लोग सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, मैं 4 सेक्शन बता रहा हूँ। एक है सेक्शन 115BAA जो कंपनी के लिए है, एक है सेक्शन 115BAB, एक और है सेक्शन 115BAC, एक है सेक्शन 115BAD। ठीक है, तो ये सेक्शन 115BAA किसके लिए, तो ये दोनों कंपनी के लिए ही है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो सेक्शन 115BAA है, आप लिखते रहिएगा, तो जो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी वो 22% वाला टैक्स ले सकती है। 22% बेसिक टैक्स रेट, फिर उस पर 10% सरचार्ज फिक्स है और 4% सेस। ये सरचार्ज लिखा है मैंने और ये सेस लिखा है, तो आप दोनों ऐड करके देखोगे 22। ठीक है, तो इफेक्टिवली टैक्स रेट आपका होगा वो होगा 25.17% के आसपास। BAB दोस्तों किन लोगों के लिए, तो वो भी कंपनी के लिए ही है, लेकिन जो न्यू स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, ठीक है, न्यू स्टार्टअप, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उसके अंदर उन्होंने टैक्स रेट कितना रखा हुआ है 15, 10% सरचार्ज एंड 4% क्या लगेगा, सेस। ठीक है, तो ये आपको किसके लिए दे रखा है, BAB के लिए दे रखा है, तो ये BAA के लिए है और ये किसके लिए है, BAB के अंदर है। समझ में आ गया? ठीक है, सो ये ध्यान रखना। अभी BAC किसके लिए आया है, तो सेक्शन 115BAC इज फॉर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। ध्यान से समझना, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, 115BAD किसके लिए आया है, तो दैट इज ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर भी 22% उन्होंने
बेसिक टैक्स लगा रखा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग इनकम थी दोस्तों, आपको पता होगा कि अप टू 10,000 तक 10% लगता था, फिर 10,000 से 20,000 तक कितना लगता था 20%, और अबाउ 10,000 तो होता था, ठीक है, सॉरी अबाउ 20,000 जो होता था उस पर 30% लगता था। इस तरह से कुछ टैक्सेशन सिस्टम था, बट उनके लिए भी 22% अभी ला दिया है, ठीक है। सो अभी हम किसका बात कर रहे हैं, कंपनी का। तो उसमें दो सेक्शन है ऑल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम में। एक है सेक्शन कौन सा 115 BAA और दूसरा कौन सा है 115 BAB, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो है ये एग्जिस्टिंग टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग मतलब ये वाला, ऑल्टरनेटिव वाला दिया हुआ नहीं है, सो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एज सच असेसमेंट ऑफ कंपनीज जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आता इसकी वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी अगर आपका टर्नओवर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम होता है इन द प्रीवियस ईयर 18-19, तो आपके लिए टैक्स रेट कितना लगेगा 25%। तो अभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इसको मगअप कर लेते हैं, कभी ऐसा नहीं पूछते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वाई, क्यों सर प्रीवियस ईयर 18-19 ही लिया। हमारे केस में तो प्रीवियस ईयर 20-21 है, ठीक है। तो 20-21 का टर्नओवर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 20-21 खत्म ही नहीं हुआ, तो हम कैसे ले सकते हैं। चलो ठीक है सर, तो क्यों प्रीवियस ईयर 19-20 नहीं लिया, क्यों प्रीवियस ईयर 19-20 नहीं लिया और प्रीवियस ईयर 18-19 लिया। तो अभी होता क्या है, कुछ टैक्स पेयर्स क्या होता है, कुछ टैक्स पेयर्स जो होते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं। मतलब मान लो प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर उसको अगर 25% का टैक्स रेट लेना है, तो वो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर होगा ना उसमें जाके ऑल्ट्रेशन कर सकता है। कौन, जो टैक्स पेयर होगा वो लास्ट ईयर के टर्नओवर में जाके, मतलब 19-20 के टर्नओवर में जाके कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्मार्ट मूव लिया कि अगर आपको करंट ईयर में, मतलब 2021 में एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में, ऑल्टरनेटिव नहीं, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में अगर आपको 25% का रेट चाहिए, तो आपको 19-20 का टर्नओवर नहीं, क्योंकि 19-20 का तो अभी तक ऑडिट भी नहीं हुआ होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक काम करो कि एक 18-19 का टर्नओवर देखो, तो 18-19 का तो ऑडिट हो चुका होगा, तो उसका टर्नओवर जो होगा उसका हम बेच लेंगे, क्योंकि 19-20 का तो अभी तक हो सकता है कि आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके टर्नओवर को, मतलब मान लो टर्नओवर 420 करोड़ था तो उसको कम करके 395 करोड़ पे ला दिया, सो दैट यू कैन अवेल 25% टैक्स रेट, ओके, इंस्टेड ऑफ 30%। समझ में आ गया। तो वो सब कुछ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया। समझ में आ गया दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए उन्होंने 18-19 रखा, 19-20 नहीं रखा। तो अगर 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम हुआ तो रेट कितना लगेगा 25%। अंडरस्टूड। उसके बाद आपको दिया हुआ है इन एनी अदर केस, तो इन एनी अदर केस कितना लगेगा 30%। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, तो इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी रेट कितना लगेगा तो 40%, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, ओके। सो 40%, 30% एंड 25%। सो इसकी वजह से रेट उन्होंने 25% लिया इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, और एज वेल एज जो टर्नओवर था वो प्रीवियस ईयर 19-20 का नहीं लिया, बट 18-19 का बेस लिया। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया कि लोग फिर जाके टर्नओवर के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक प्रोविज़न डेवलप किया, ठीक है। सरचार्ज इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, तो अगर जो डोमेस्टिक कंपनी एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में आती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो डोमेस्टिक कंपनी किसके अंदर आते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में आते हैं, उन लोगों के लिए ये सरचार्ज का रेट रहेगा। तो अगर इनकम आपका 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगर 1 करोड़ तक होगा तो आपको कोई सरचार्ज नहीं पे करना है, तो नील डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। बट अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होगा बट 10 करोड़ से कम है, तो इन दैट केस यू हैव टू पे 7%। एंड अगर आपकी इनकम 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 12% सरचार्ज आपको क्या करना है, पे करना है। इन सेम केस फॉरेन कंपनी के लिए रेट 5% और 2% है। अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो 5%, और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 2%, अदरवाइज नील, ओके। तो आपको ऐसा होगा कि सर डोमेस्टिक कंपनी और जो फॉरेन कंपनी है उसमें क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि फॉरेन कंपनी के अंदर ऑलरेडी टैक्स रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो उनके लिए सरचार्ज का रेट हमने क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स।
मार्जिनल रिलीफ कंपनी के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। सो उसका एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, ठीक है, कि मार्जिनल रिलीफ कैसे हमें कैलकुलेट करना है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में कवर करूंगा, इवन इफ उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ है फिर भी, सो दैट अगर उसको आप फास्ट ट्रैक मैनर में देखना चाहो तो आप देख सको। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज उसमें भी 4% ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, तो कीप इट शॉर्ट, मतलब इसको मैं काफ़ी शॉर्ट रख रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम जो डीटी के अमेंडमेंट्स हैं उसको इसी तरह से करेंगे, ठीक है। एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो रेसिडेंशियल स्टेटस के जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम देखेंगे, और बाद में जो टीडीएस के अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो रेसिडेंशियल स्टेटस में एक बेंचमार्क और हम ऐसा बोल सकते हैं अमेंडमेंट्स उन्होंने किए हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको जाते जाते इतना बता देता हूँ कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसमें एक पर्टिकुलर केस में 120 डेज़ के बेसिस पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करना है, ठीक है, एक ही केस में। सारे केस में बाकी तो जो कंडीशंस है वो सारी सेम है, उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं हैं, ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। टैक्स कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, जो डिविडेंड वाला पॉइंट था एग्जाम में ज़रूर होगा, सो उसको कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको ये जो भी टैक्स का कैलकुलेशन है वो ध्यान में रख के फिर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।